चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग जो है पेपर ZTS 9 का डिस्कशन कर रहे हैं, फिजिक्स के पेपर का। और इसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ए मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 800 जूल। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट ए है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी इज 800 जूल। काइनेटिक एनर्जी इज 800 जूल और एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अपोजिंग फोर्स दे रखा है, अपोजिंग फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन का। ठीक, वाइल मूविंग फ्रॉम अ प्लेस x टू प्लेस y वेयर xy इज 2 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 2 मीटर का हो रहा है। और व्हाट इज द एनर्जी ऑफ a एट y? x से y मोशन हो रहा है, तो कह रहा है कि एनर्जी बताइए यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है 800 जूल है, तो कह रहा है कि यहाँ पर कितनी होगी। और बीच में ये मूव कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, अब बीच में एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। ठीक, तो आप एक काम करिए, वर्क डन बाय अपोजिंग फोर्स निकाल लीजिए। वर्क डन बाय अपोजिंग फोर्स निकाल लीजिए, कितना निकलेगा भाई? है वर्क डन बाय अपोजिंग फोर्स होगा -100 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, तो -200 जूल का होगा कि नहीं होगा? ठीक, अपोजिंग फोर्स का मतलब है कि अगर बॉडी मूव इधर कर रही है तो फोर्स इधर लगेगा, जैसे फ्रिक्शन होता है बिल्कुल वैसे ही है। तो ये -200 जूल का क्या हुआ? वर्क डन हुआ। अब यहाँ एनर्जी तुम्हारी कितनी है? 800 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले पॉइंट पर कितनी निकलेगी? 800 - 200 कितना निकल आएगा? 600 जूल। अपोजिंग फोर्स है, एनर्जी का लॉस कराएगा, 600 जूल निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 masses, 2 of which of mass m by 4 each। एक बॉडी है वो 3 पार्ट में ब्रेक हुई है, m/4 इधर चला गया, m/4 इधर चला गया है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए तीसरे वाली की वेलोसिटी क्या होगी। देखो, ये पहला वाला मोमेंटम हो गया P1, ये आएगा 3m/4 आएगा। ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और ये P2 कितना आ जाएगा? है P2 की जो वैल्यू है वो इधर की तरफ आ जाएगी, m/4 इंटू 4 कर दो, तो ये जो P2 यहाँ से निकलेगा ये आएगा m/4 इंटू 4, तो ये m आ जाएगा। अब दोनों का रिजल्टेंट यहाँ चला जाएगा, P1 + P2 ले लो, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा √ P1² + P2² आ जाएगा, √ 3m/4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। m देखो बाहर निकल आएगा, √ 9/16 + 1 ये आएगा m, √ 25/16 ये आएगा 5/4 इंटू m आ गया। अब ये देखो, इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होगी, तीसरे वाले की, तीसरे वाले पार्ट की जो वेलोसिटी है वो पूछ रहा है। तो इसका मास देखो बचेगा m/2 और इसकी वेलोसिटी को v ले लो और बराबर इसके कर दो, है ना? तो ये कितना निकलेगा बताओ? m/2 इंटू v, और ये आएगा 5m/4। m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v निकलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इनका जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है, इनका जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इनका इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो जो फाइनल मोमेंटम है उनका जो सम है वो 0 आ जाएगा। ये तुम्हारा P1 हो गया, ये P2 हो गया, दोनों का सम कर देंगे तो ये मिला करके 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दोनों का
सम कर देंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या कह रहा है कि अ राइफल बुलेट लूजेज 1/20th ऑफ इट्स वेलोसिटी इन पासिंग थ्रू अ प्लैंक, लीस्ट नंबर ऑफ सच प्लैंक्स। एक प्लैंक है, इससे निकल रही है एक बुलेट है, ये मान लो x थिकनेस है और बुलेट यहाँ से निकल रही है, और एक प्लैंक से निकलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी लूज हो रही है, 1/20th लूज हो रही है, तो बचेगी कितनी, 19/20 बचेगी। कितनी बचेगी बताओ, 19/20। अब लगा दो फॉर्मूला, तो ये आएगा 19v/20 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 2a और x। अब फाइनली रेस्ट पे लाना है, तो ये फाइनल 0, v स्क्वायर 2a x डैश ले लो, दोनों को डिवाइड करो, 2a कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 19/20 का स्क्वायर -1, ठीक है, अपॉन -1 इज इक्वल टू x अपॉन x डैश। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 19 का स्क्वायर होता है 381 और ये आएगा 400 है ना, 361 सॉरी, तो ये आएगा तुम्हारा कितना 361 अपॉन 400 और ये आएगा कितना x अपॉन x डैश आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 39/400 इज इक्वल टू x अपॉन x डैश आ जाएगा। तो x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 400/39 इंटू एक्स। इसका मतलब है ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 10 पॉइंट समथिंग। तो जैसे ये 10 पॉइंट समथिंग आया तो 11th लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि 10 प्लैंक हैं तो 10 से ये ज़्यादा आ रहा है, ये वैल्यू 10 से ज़्यादा आ रही है। अगर 10 से ज़्यादा आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 11 आ जाएगा, क्योंकि प्लैंक डेसिमल में नहीं होगा। प्लैंक मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, लगाओगे तो पूरा लगाना पड़ेगा, तो लकड़ी का टुकड़ा पूरा लगेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये हमारा जो है प्लैंक लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्लैंक लगाना पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, 11 हो गया। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अ मूविंग बॉडी विद अ मास m1 स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास m2, द masses m1 and m2 should be in the ratio m1/m2, ठीक है ना, so as to decrease the velocity of the first body 1.5 times assuming a perfectly elastic impact, then the ratio m1/m2 is। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, एक बॉडी है m1 मास की, ये आ रही मान लो u1 वेलोसिटी से, दूसरी वाली बॉडी रेस्ट पर है। अब कोलिजन के बाद जो पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी है ना, ये u1/1.5 है, तो पूछ रहा है कि m1 m2 का रेशियो बताओ। तो v1 बराबर कितना है, m1 माइनस m2 u2 सॉरी u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन क्या होता है m1 प्लस m2, है ना, इसमें रख दो, ये तो 0 है, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा m1 माइनस m2 और ये आएगा u1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। और इस v1 की जगह क्या लिखोगे बताओ, इस v1 की जगह क्या लिखोगे, v1 की जगह लिखोगे u1 अपॉन 1.5 m1 माइनस m2 और ये आ गया u1 अपॉन m1 प्लस m2, आ गया कि नहीं आ गया। u1 देखो कट गया यहाँ से, तो ये आ गया m1 प्लस m2 और 1.5 m1 माइनस ये आ जाएगा 1.5 m2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2.5 m2 बराबर 0.5 m1, तो m1 अपॉन m2 कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2.5 अपॉन 0.5, तो 5:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक।
हो गया। तो आंसर 5:1 आ गया, आंसर थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर है 5। एन इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट ऑफ पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg टू हाइट ऑफ 40 मीटर। इंजन का पावर दिया है 10 किलोवाट है और टाइम पूछ रहा है, और क्या दिया है, मास दिया है कितना 200 किलोग्राम सॉरी, और हाइट दी है कितना 40 मीटर। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला लगा दो। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, mgh/t। तो पावर आ गया 10 किलोवाट, 10 टू दी पावर 3। मास दिया है 200, जी दिया है 10, हाइट दिया है 40, और टाइम हमें निकालना है। ठीक, तो 1 3 1 2 3 कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, तो टोटल 80 आ गया कि नहीं आ गया। तो टाइम कितना हो गया बताओ, 80 mg और h 10 किलोवाट, ठीक है ना। तो t इक्वल टू कितना हो गया, mgh। मास दे गया देखो 200, जी आपका हो गया 10, और हाइट कितनी हो गई 40 मीटर हो गई। हो गया कि नहीं, एक जीरो और कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 8 सेकेंड आ जाएगा आंसर। ठीक, 4 जीरो है ना तो टोटल किलोवाट में। अगला देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर 2 ऑब्जर्वर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ v along स्ट्रेट लाइन। दे ऑब्जर्व अ ब्लॉक ऑफ मास m moving a distance l on rough surface. The following quantities will be the same as observed by the 2 observer. तो आंसर होगा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये इनर्शियल फ्रेम में है। कौन से फ्रेम में है, इनर्शियल। तो इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा इनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये चीज़, बाकी सब अलग अलग होंगे, क्योंकि स्पीड अगर है तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी, वर्क डन भी फ्रिक्शन का अलग होगा, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक भी अलग होगा, ये अलग हो जाएगा। सेम क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम लीव्स अ राइफल एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, है ना, 1000 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल हो गई, ठीक, मास दिया है 10 ग्राम दे दिया। ठीक, अब स्ट्राइक्स द अर्थ एट द सेम लेवल विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है वर्क डन इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर वर्क डन पूछ रहा है कितना होगा इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस। तो वर्क डन जो होगा बेटा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। कहीं भी रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फोर्स वगैरह का पूछ ले तो समझ जाना ये लॉस कराएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ, मास दिया है 10 ग्राम, 10 टू दी पावर -3, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, है 1000 का स्क्वायर आ जाएगा, -500 का स्क्वायर आएगा तो 5 × 10 टू दी पावर -3 आएगा। ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 6, और ये आएगा 5 × 10 टू दी पावर 4। 10 टू दी पावर 4 यहाँ से बाहर ले लेना, है ना, 10 टू दी पावर 4 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हाफ लगा है 5, है ना, तो 5 आ जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा कितना हो गया बताओ, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको 10 टू दी पावर 6 यानी कि 100 माइनस ये 25 है, सॉरी, तो 100 माइनस 25, तो ये कितना निकल आया बताओ, है ना, ये आ गया तुम्हारा 5 × 10 टू दी पावर 1 बचेगा प्लस में, और ये आ जाएगा 75, आ जाएगी नहीं हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 3750 जूल आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3750 जूल आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, ये हो गया। अगला देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ
acquired by a mass m in traveling a certain distance d starting from rest under the action of constant forces directly proportional to। तो आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ m, क्योंकि जो वर्क डन होता है बच्चा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो मास से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर हो गया थर्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ m। अगला देखो, इफ़ अ मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। 9th वाला देख लो, एक मैन है, उसका मास m ले लो, वेलोसिटी v ले लो, काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी निकल आएगी, हाफ m v स्क्वायर निकल आएगी। बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, अब स्पीड कितनी बढ़ा दी है, बाय 2, तो v प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है, तो ये रेशो आ जाएगा 1/2, हाफ m कट जाएगा, तो v स्क्वायर अपॉन v प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1/√2 बराबर है v अपॉन v प्लस 2, तो ये आएगा v प्लस 2 बराबर v√2 आ जाएगा। इसको यहाँ ले जाओ, v कॉमन ले लो, √2 माइनस 1 बराबर √2 आ जाएगा, तो यहाँ से v बराबर आएगा 2 अपॉन √2 माइनस 1 आएगा, √2 प्लस 1 ऊपर ले लो, √2 प्लस 1 नीचे ले लो, तो ये आ जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10, अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 36। ठीक है, एक बॉल है, उसका मास 2 kg है, और ये मूव कितनी स्पीड से कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर से कर रही है। क्लियर है। दूसरी वाली जो बॉडी है 3 kg वाली, वो रेस्ट पर है। ठीक है, और उसके बाद जो है आफ्टर कोलिजन द 2 बॉल्स मूव टुगेदर, ये दोनों एक साथ आगे जा रही हैं। अगर एक साथ जाएंगी तो कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये आ जाएगा u1 माइनस u2 का स्क्वायर। अब ये देखो, ये आ जाएगा 5/18, ये 2 आएगा, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। लगा दो यहाँ से, तो हाफ 2 3 अपॉन 2 प्लस 3 5, और 10 का स्क्वायर कर दो यहाँ से, 100 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, तो टोटल कितने जूल आ जाएगा बताओ, 60 जूल आ जाएगा कि नहीं, तो लॉस आ जाएगा। है ना, ध्यान क्या रखना है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। वेलोसिटी को पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। ठीक, तो ये 11th वाला देखिए, अ मेटल बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्टील प्लेट एंड बाउंसेस बैक टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है अंडर रूट ऑफ h2 अपॉन h1, तो अंडर रूट ऑफ 2.5 अपॉन 10, ये आएगा 1/4, तो ये आएगा 1/2, 0.5 आ जाएगा। ठीक, 0.5 हो गया, आंसर फर्स्ट। अब 12th वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ द, देख ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 240 न्यूटन मीटर, वन इज कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर, अदर इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन द 2 स्प्रिंग इज। ठीक है, तो डिफरेंस पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, कितना इसमें होगा, तो आंसर होगा बेटा 0। क्यों, चाहे आप एक्सटेंड करें या कंप्रेस करें, पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। तो अब इसमें हो गया कंप्लीट, क्या आंसर आया 0।
एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगला क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम हैविंग वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड collides with another object mass 60 kg having velocity 2 meter per second. Collision is perfectly inelastic. Loss in energy. सेम यही वाला फॉर्मूला इसमें भी लग जाना है, ठीक है ना? सेम फॉर्मूला लग जाना है ना? लॉस कैसे निकालोगे? हाफ m1 m2 ये आएगा 40 इंटू क्या लग जाएगा 60 अपॉन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 तो 100 हो जाएगा, और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर तो एक आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ये लॉस ऑफ एनर्जी है। अब ये देखो 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 आएगा तो ये 12 आया और ये आएगा 2 का स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 और ये आएगा 2 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 4 48 आ जाएगा 48, ठीक है ना? आंसर कितने जूल आ जाएगा? 48 जूल आ जाएगा। देखो ठीक, ये वैल्यू है आसान कि नहीं? अगला देखिए नेक्स्ट, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 40 मीटर हाई क्लिफ विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 50 एट एन अननोन एंगल। व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? वैसे भी देखो फाइनल स्पीड को एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है। फाइनल जो स्पीड होती है उसको एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है। फाइनल जो स्पीड होती है उसको एंगल से कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखिएगा। फाइनल स्पीड जो है उसको एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, हाइट दे रखी है कितनी? हाइट दे रखी है 40 मीटर दे रखी है कि नहीं, और इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है? 40 मीटर 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड पूछ रहा फाइनल क्या होगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। mgh इज इक्वल्स टू हाफ m, है ना, हाफ m, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m कट गया तो 2gh और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2g10 ले लो, हाइट 40 मीटर, v स्क्वायर माइनस 2500, इसको यहाँ ले आना तो v स्क्वायर आ जाएगा 3300, तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3300, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये आपकी कितनी आएगी? लगभग 58 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगी। ये आंसर है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, A shell of mass m moving with velocity v suddenly breaks into 2 pieces. The part having mass m by 4 remains stationary. The velocity of the other shell is, ये देखिए इसमें दो पार्ट में ब्रेक हो गया। ये एक m by 4 है, दूसरा 3m by 4 है। क्लियर है कि नहीं? 3m by 4 है और m by 4 है, और ये पहले से किस स्पीड से मूव कर रहा था? v स्पीड से। ठीक है, अब कह रहा दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या होगी, तो पहले जो मोमेंटम था mv था, ये तो रेस्ट पे आ गया, बचाइए, तो ये आया 3m by 4 इंटू वी डैश, m से m कट गया तो v डैश बराबर है 4/3, v आ गया कि नहीं आ गया? v डैश बराबर है 4/3v। ठीक, 16 वाला है, हो गया। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, if rifle recoils freely, है ना, then kinetic energy of bullet is, तो आंसर होगा सेकेंड मोर देन दैट ऑफ राइफल। देखो जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मोमेंटम सेम होगा। रिक्वाइलिंग में एक आगे गया एक पीछे आया, दोनों का मोमेंटम सेम होता है, तो मोमेंटम के हिसाब से बात करें तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है, तो मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कम, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक,
17 वाला देखिए, इफ़ अ बॉडी लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन वुडन ब्लॉक देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना। अब इन्होंने कहा है कि एक बुलेट है वो पेनिट्रेट कर रही है 3 सेंटीमीटर और वेलोसिटी हाफ हो रही है ना। इसको सीधे इक्वेशन से भी कर सकते हैं, वर्क से भी कर सकते हैं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो वो पेनिट्रेट कर रही है, यहाँ स्पीड v है, यहाँ v/2 हो गई, यहाँ 0 आ गई, ये 3 सेंटीमीटर है, ये पूछ रहा है कितना है, इक्वेशन लगा दो सीधे, तो v/2 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2a × 3। अब ये देखो फाइनल 0 इनिशियल v/2 का स्क्वायर 2ax, दोनों को डिवाइड करो, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये कितना मिलेगा ऊपर, ये मिलेगा v²/4 माइनस v स्क्वायर/4 3/x। अब यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 3/4v स्क्वायर माइनस v²/4 3/x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल, x = 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक। और उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन और फोर्स आर डबल्ड, दोनों चीज़ें डबल कर दी हैं, फोर्स को भी डबल कर दिया है और डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दिया है। तो आप खुद देख लीजिए क्या होगा, पहली बार का जो वर्क डन रहा होगा FD रहा होगा, बाद वाला वर्क डन 4FD हो जाएगा, तो 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया, तो आंसर हो गया 4 टाइम्स, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया, वर्क डन पूछ रहा है। फोर्स कितना दिया है 3i कैप 4j कैप और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। ये तो इसमें क्या है F.S कितना हो गया, है ना, 3 3 जा 9 4 4 जा 16, टोटल कितने जूल हो गया 25 जूल हो गया। ये आपका वर्क डन आ गया, देखो। इसके बाद आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 20। A stationary particle explodes into 2 particles of masses m1 and m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2. The ratio of their energies is, है ना, तो 2 मासेस अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, एक m1 है एक m2 है, एक v2 है एक हमारा v1 है, लेकिन मोमेंटम दोनों के सेम होंगे, बस केवल प्लस माइनस का फर्क होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P²/2m होता है। तो एनर्जी का अगर रेशियो निकालेंगे E1/E2 तो m2/m1 आ जाएगा, m2/m1 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया बोलो, 4th वाला हो गया। आंसर कौन सा वाला हो गया बोलो, 4th वाला हो गया। क्लियर है कि नहीं, आंसर कौन सा वाला हो गया, 4th वाला हो गया इसमें। ठीक, अगला देखिए, यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल, है ना, एक टेबल है उसमें एक चेन रखी हुई है, ये देखो 60 सेंटीमीटर नीचे लटक रही है। टोटल जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर की है, ठीक। टोटल जो मास दे रखा है इसका वो 4 kg का दे रखा है, ठीक। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल, इसको ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन है, ठीक। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो देख लो, आधे पे होता है, तो ये 30 सेंटीमीटर नीचे है सेंटर ऑफ मास। इसका मास निकाल लो जो लटक रहा है, m' ले लो। टोटल मास कितने kg है 4, टोटल लेंथ 200 सेंटीमीटर है, हमें 60 का चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा,
4 पंचे 20, है ना, तो ये तुम्हारा कितना निकलेगा 1.2 kg आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन mgh होता है, तो मास आ गया 1.2 G10 और हाइट कितना है हाइट है 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो डेसिमल हट गया इसमें, तो 3.6 जूल हो गया कि नहीं हो गया, ये वैल्यू है। ठीक, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अगला देखिए नेक्स्ट 22, क्या कह रहा है, पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन, इट फॉलोज दैट, है ना, पार्टिकल में फोर्स कांस्टेंट लग रहा है और परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, है ना, फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगा, पावर जीरो होगा, तो आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट हो गया। इसके बाद आइए 23, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। ठीक, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15 सेंटीमीटर इज, बहुत आसान है, के दिया हुआ है, के दिया है कितना 800 न्यूटन पर मीटर और एक्सटेंशन कितना है, पहले 5 सेंटीमीटर है फिर 15 सेंटीमीटर तक ले जाना है, तो बताओ वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क होगा हाफ के और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर रख करके सॉल्व कर देना, तो ये निकल के 8 जूल आएगा, ठीक है ना, 800 के की वैल्यू दे रखी है। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए नेक्स्ट 24, a bomb of 3 kg explodes in air into 2 pieces of mass 2 and 1 kg, the smaller mass goes at a speed of 80, the total energy imparted to the 2 fragment is, तो दो पार्ट में देखो टूट गया है, एक 1 kg का है एक 2 kg का है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसका जो वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी पहले निकाल लो, तो ये कैसे निकालोगे, मोमेंटम 80, इसकी वेलोसिटी को v ले लेना, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 80 बराबर माइनस 2 × v आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, तो v = माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ 1 × 80 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 × v का स्क्वायर, सॉरी 40 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो ये आएगा कितना 6400 अपॉन 2 प्लस ये आएगा 1600, कितना मिलेगा 3200 प्लस 1600, ये आएगा 4800, कितना मिलेगा 4.8 किलो जूल। ठीक, ये आ जाएगा 4.8 किलो जूल। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये आपका 24 हो गया है इसमें। ये 25 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, आंसर सीधा सीधा फ्रिक्शनल फोर्स है ना। 26 भी थ्योरेटिकल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, तो आंसर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन जो करते हैं केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस में करते हैं। अगला देखिए 27, क्वेश्चन नंबर है 27। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर,
द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, तो एक इंक्लाइंड प्लेन पे ले जा रहे हैं किसी बॉडी को, ठीक है ना, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, और हाइट कितनी दे रखी है हाइट जो दे रखी है वो 10 मीटर की दे रखी है। अब 300 जूल ऑफ वर्क किया है, इसकी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh हो जाएगी। तो मास कितना दिया है 2, g दिया है 10, हाइट दिया है 10, टोटल कितना है 200 जूल है। अब आपने जो वर्क टोटल किया है वो 300 जूल का किया है, इसका मतलब वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क होगा, तो 300 माइनस 200, तो 100 जूल आएगा कि नहीं आएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 100 जूल आ जाएगी, ये आपकी 100 जूल हो जाएगी इसमें, दैट इज 100 जूल। 27 के बाद आइए 28, क्वेश्चन नंबर है 28, ठीक। टू स्फेयर ऑफ सेम साइज, वन ऑफ 2 kg एंड अनदर ऑफ मास 4 kg आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द कुतुब मीनार, हाइट 72 मीटर, व्हेन दे आर 1 मीटर अबव द ग्राउंड द 2 स्फेयर्स हैव सेम। तो क्या सेम होगा इनका, तो आंसर होगा एस्लेशन। जब ऊपर से आप गिराएंगे 1 मीटर हाइट पे बचा हुआ है, तो देखो ऊपर से जब नीचे आएगा मास अलग अलग है, तो पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी क्योंकि मास अलग है ना, और काइनेटिक एनर्जी भी अलग हो जाएगी, बट नेचुरल है। लेकिन सेम क्या होगा पता है, सेम एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, दोनों में एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, तो दोनों का एस्लेशन सेम होगा। क्लियर है कि नहीं। दूसरी चीज़ इनकी सेम हो सकती थी स्पीड, वो इसने दिया नहीं ऑप्शन में, क्योंकि जब सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे ना तो इनकी स्पीड सेम रहती है। ओके, ये हो जाएगा। अगला देखिए 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर है 29। 29 में क्या कह रहा है, बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अप। एक बॉल है, इसका जो मास दिया है वो कितना दिया है 0.2 kg का दिया है, इसको ऊपर फेंका हम लोगों ने और 0.2 मीटर तक हमने फोर्स लगाया है, 0.2 मीटर तक फोर्स लगाया है, और ऊपर 2 मीटर और ऊपर तक ये गई, ठीक है। तो पूछ रहा कि फोर्स कितना लगाया, ये देखो यहाँ तक फोर्स ने वर्क किया है, उसके बाद ये अपने आप ऊपर तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो गया F इंटू 0.2, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा mg, और टोटल हाइट कितनी है 2 और 0.2, तो कितना हो गया 2.2। तो F है ना, इससे डिवाइड कर देना इसको, तो ये तुम्हारा 11 आ जाएगा। तो F इक्वल्स टू आ जाएगा, मास कितना है 0.2, g 10 इंटू 11, तो F कितने न्यूटन आ जाएगा बोलो 22 न्यूटन आ जाएगा। F इज इक्वल टू 22 न्यूटन, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी। अगला देखो, इसमें अगला क्या कह रहा है 30, अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेज द हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटेस्ट। तो जब वो नीचे आएगी ना, गिरने वाली होगी, तब पावर मैक्सिमम होती है ना। जब वो गिरने वाली होगी ना नीचे, तो पावर मैक्सिमम होती है। जब ये गिरने वाली होगी तो पावर मैक्सिमम, नीचे की तरफ फोर्स है और नीचे की तरफ वेलोसिटी है, तो पावर मैक्सिमम होगा, और ये आपका mg इंटू वी आ जाएगा। पावर आपका मैक्सिमम है, ये आपका mg इंटू वी आ जाएगा, पावर इज मैक्सिमम, और ये वैल्यू आपकी mg इंटू वी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये है। अगला देखिए इसमें, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 वाला देख लीजिए। क्या कह रहा है 31, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ इज, है ना। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगा, तो ये होता है बेटा dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और IDL क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, या अब अगर यूनिट वेक्टर को देखो तो क्या होता है वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड, तो dB क्या मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और IDL क्रॉस वेक्टर r
अपॉन आर की पावर 3। अगर ऊपर वेक्टर लगा है तो नीचे क्यूब होगा, ऊपर कैप लगा है तो नीचे स्क्वायर होगा। तो आंसर कौन सा हो गया? थर्ड वाला हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखा करो, ऊपर कैप तो नीचे स्क्वायर, ऊपर वेक्टर तो नीचे क्यूब। ठीक है, आंसर थर्ड। अगला देखिए, स्ट्रेट वायर, क्वेश्चन नंबर 32 है। स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज सेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? तो अब ये देखो सेमी सर्किल बन रहा है भाई, ये ऐसे बन रहा है, देखो ये है आर रेडियस मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये सर्किल का होता है, इसको हाफ कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या मिलेगा? ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 बाई 2, और आई कितना दिया है? 12 एम्पियर का है। आर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर का है। माइनस सॉल्व कर लो, बाई 1/2 तो वही लास्ट में, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? एक वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर पी क्यू आर, एक कंडक्टर है पी क्यू आर, देखो यहां बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, एक कंडक्टर पी क्यू आर ऐसे है, ये P है, ये Q है, ये R है, ऐसे है ना। करंट I फ्लोज थ्रू पी क्यू आर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एट पॉइंट M इज H1। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है M, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो H1 है। और उसके बाद कह रहा है नाउ अनदर इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर QS, एक नया कंडक्टर कह रहे हैं कि QS हमने यहाँ पे लगा दिया, QS लगा दिया, ठीक है, QS लगा दिया, इज कनेक्टेड टू Q सो दैट द करंट इज हाफ इन QR एज वेल एज इन QS, दोनों में आधा आधा हो जाए। यहाँ पे मान लो करंट I है तो कह रहा है I/2 दोनों में हो जाए। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? द करंट इन PQ रिमेनिंग सेम, द मैग्नेटिक फील्ड एट M इज नाउ H2। अब कह रहे हैं दोबारा में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो H2 है, तो रेशो बताइए कितना होगा, दोनों का रेशो पूछ रहा है। तो देखो पहली बार में जो H1 होगा वो तो बहुत सीधा सीधा है, क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I अपॉन, इसको x ले लेना तो I अपॉन x हो जाएगा। पहली बार का तो सीधा सीधा हो गया। दूसरी बार का समझिएगा, यहाँ से करंट I आ रहा है, आगे जा कर के I/2 इधर हो गया, I/2 इधर हो गया। अब इसका तो कोई फील्ड होना नहीं यहाँ पे, इसका होगा, इसका होगा। अच्छा, वायर एक तरफ इन्फिनिटी है केवल, तो अगर एक तरफ इन्फिनिटी होती है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x होता है। तो जब आप H2 निकालोगे तो क्या निकलेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा? I अपॉन 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा, आ जाएगा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I अपॉन x आ जाएगा। ये देखो H1 लिखा है, तो H2 बराबर आ जाएगा 3/2 H1। तो अगर आप H1 अपॉन H2 निकालोगे तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आंसर देखो थर्ड है। उसके बाद आइए, क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर है 34। हो गया, क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑफ रेडियस L इज B1, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर कॉइल ऑफ रेडियस R/2 कैरिंग सेम करंट इज B2, देन द रेशियो इज, देखो रेडियस हाफ है तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो इसका मतलब जो B2 होगा वो ट्वाइस ऑफ B1 आ जाएगा, तो रेशियो 1:2 आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेडियस के है। हो गया कि नहीं हो गया? अगला देखिए क्या कह रहा है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न इज फॉर्म्ड बाय 6.28 मीटर लेंथ वायर विच कैरीज करंट ऑफ इतने, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
35, लेंथ कितनी दे रखी है 6.28 मीटर, लेंथ होती है देखो 2 पाई आर, 6.28 मीटर, 2 3.14 इंटू आर 6.28 है ना, तो ये भी 6.28 आर बराबर 6.28 कट गया, आर बराबर 1 मीटर आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, सेंटर पे कितना होगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा सेंटर। ठीक, लेंथ दे रखी थी पहले वायर की है ना, एक सर्कुलर कॉइल थी उसकी लेंथ दी हुई थी, इसमें रख देना है। आ रहा समझ में कि नहीं? चलिए अब आइए 36, क्वेश्चन नंबर आपका 36। हम्म, 36 वाला देखिए क्या कह रहा है, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F दिया हुआ है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और मास दिया है 2 kg का, और क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है 0 से 5 मीटर के बीच में। तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f dx 0 से 5, तो 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx 0 से 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 7x माइनस 2 और ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 3x की पावर 3 अपॉन 3, 0 से 5, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 7x की जगह 5 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 3 हो गई, तो ये आ गया 35 माइनस 25 125 है ना, तो ये कितना निकलेगा बताओ, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आंसर जो आएगा वर्क डन बराबर ये आ जाएगा 135 जूल। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, 135 जूल। अब आइए 37, उसके बाद आइए 37, 2 equal masses m1 and m2 moving along the same straight line with velocity +3 and -4 meter per second respectively collide elastically, their velocities after collision will be respectively। तो देखो मासेस सेम है, कोलिजन इलास्टिक है, तो क्या होगा, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, एक लाइन में याद रखिएगा, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, वेलोसिटी हमारी इंटरचेंज हो जाएंगी, तो एक की -4 दूसरे की +3 हो जाएगी। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, अ गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ऑफ दिस गन इज पुश्ड बैक इन द वेलोसिटी, इतनी मास ऑफ द गन इज, तो सीधा सीधा m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश बराबर 0, ये बुलेट हो गया, ये गन हो गया, तो एम वी डैश इज इक्वल टू माइनस एम वी डैश है ना। अब इसमें पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा मास ऑफ द गन, तो कैपिटल M इक्वल्स टू माइनस एम वी अपॉन वी डैश, माइनस तो डायरेक्शन का है, मास कितना दिया बुलेट का मास दिया 50 ग्राम में ही रहने दो, और वेलोसिटी इसकी कितनी दे रखी है 30 अपॉन 1, तो 1500 ग्राम है या 1.5 kg है आंसर, ये वैल्यू। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखो अगला देखिए 39, क्या कह रहा है, देखो द पावर ऑफ पंप विच कैन पंप 200 kg ऑफ वाटर टू हाइट ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, निकाल दीजिए आंसर आ जाएगा है ना। मास कितना दिया हुआ है 200 kg, जी 10 है, हाइट कितनी है 50 मीटर, इन 10 सेकेंड कैंसिल हो गया, ये आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 वॉट, ये आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या है, क्वेश्चन नंबर 40, फोर्स दिया है F इक्वल्स टू
ये आएगा 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना है 2i कैप है ना माइनस 3j कैप प्लस xk कैप। क्लियर है? तो वर्क डन बराबर क्या है F डॉट एस है 6 दूनी 12 है माइनस 6 माइनस 3x, इसको जीरो करना है तो ये आएगा 6 माइनस 3x, 3x बराबर 6, x बराबर 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? वर्क डन जो होता है F डॉट एस होता है और वर्क डन जो है वो जीरो है। अगर वर्क डन जीरो है तो आप डॉट प्रोडक्ट करके जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये वैल्यू है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, (41) क्या कह रहा है इसमें? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 5 × 10⁻³ इनिशियली 5, फर्दर इसको स्ट्रेच करेंगे 5, तो वर्क डन पूछ रहा है। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगाना है, वर्क डन हाफ के और x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। हाफ के कितना है? के दिया है 5 × 10⁻³ और ये आएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻⁻² का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 × 10⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, 18.75। अगला देखिए 42 क्या है? 42 कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट अ स्पीड v compresses a spring through a distance x before its speed is halved, find the spring constant। तो एक ब्लॉक आ रहा है यहाँ से, ये v है, यहाँ से ये आपने स्प्रिंग लगा रखा है। अब स्पीड हाफ हो जा रही है, यहाँ v है, यहाँ v/2 है। पूछ रहा है कि फोर्स कांस्टेंट बताइए, तो हाफ m और v स्क्वायर माइनस v²/4 इक्वल टू क्या आएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से हाफ हाफ कट गया, ये कितना आएगा? 3/4 mv² अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर के। ये आंसर आ जाएगा। ठीक, सेकंड आंसर है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। क्या कह रहा है 43? बॉडी का मास दिया है 3 kg, बॉडी का मास 3 kg है, और क्या कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया है वो दिया है कितना? t² 3 दिया है, वेयर t इज इन सेकेंड, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। वर्क डन पूछ रहा है, तो पहले यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी बराबर है ds/dt, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t/3। अब t बराबर इसमें क्या रखोगे? 2 रखोगे, तो ये 4/3। अब वर्क डन आ जाएगा हाफ मास 3 और 4/3 का स्क्वायर, क्या मिलेगा? ये आ जाएगा 3/2 और 16/9, तो ये हो गया 3, ये आएगा 8, तो 8/ क्या हो गया? 3, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 8/3 जूल आ गया इसमें। उसके बाद आ जाएगा देखो 44। क्वेश्चन नंबर है 44। क्या कह रहा है? बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद a velocity of 20 meter per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to friction? एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया है, 18 मीटर की हाइट पर आकर के ये रेस्ट में आ गई है। ठीक है ना? अब ये शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। मास 1 kg का है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इसका स्क्वायर करोगे तो 400, तो 200 जूल आ जाएगा कि नहीं? और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो,
फाइनल वाली, तो फाइनल वाली जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी mgh होती है 1g10 हाइट 18, तो टोटल कितना हो गया 180 जूल। अब देखो साफ साफ दिख रहा है, इतनी दी जा रही है, इतनी दिख रही है कि वहाँ पर है इसके पास। भाई हमने यहाँ पर कितनी एनर्जी दी 200 जूल, यहाँ पर कितनी जूल है बताओ 180 जूल है, तो लॉस कितने का हुआ है बोलो 20 जूल का हुआ है कि नहीं हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कितने जूल का लॉस हुआ है, 20 जूल का लॉस हुआ है, ये वैल्यू। अगला देखो 45, a particle of mass 0.2 kg is moving in one dimension under a force that delivers constant power, है ना। तो मास कितना दिया है 0.2 kg का दिया है, पावर दिया है 0.5 वाट का दिया है ना, और पूछ रहा है स्पीड बताइए और टाइम दिया है कितना 5 सेकंड का, दिया कि नहीं दिया। अब इसमें वही है पावर कांस्टेंट है, तो पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा क्या P इक्वल्स टू एम वी, और ये आएगा dv/dt, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P/m, और ये dt इज इक्वल टू आ जाएगा v dv। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है 0 से v, तो ये आएगा P/m इंटू टी v²/2, तो v कितना निकलेगा √2p/m इंटू टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये v आ जाएगा, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, तो v इक्वल्स टू √2 और ये आएगा 0.5/m, कितने kg का है 0.2, और इनटू क्या आ जाएगा टाइम 5 सेकंड का है। यहाँ से सॉल्व कर लो, ये डेसिमल यहाँ से हटाई दो, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 बाहर निकल आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्या निकल आएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया, आंसर 5 हो गया 45। अब आइए जल्दी से 46, क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर है 46। टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ L1 कैरी द सेम करंट I. Wire A is bent into a circle of radius r and wire B is bent to form a square of side A. If BA and VB the values of magnetic field at the center of the circle and the square respectively, then the ratio of BA and VB is, ठीक है। तो टू आइडेंटिकल वायर ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ L, एक लूप है और एक को स्क्वायर बना दिया है। अब इसकी रेडियस देखो, ये देखो r है, तो यहाँ से L इक्वल टू पाई आर कर लेना, तो R निकलेगा L/पाई, निकल आएगा। इसकी साइड की लेंथ A ले लेना, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 4A इक्वल टू L, तो A निकल के आएगा L/4, निकल आएगा। इसके जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकलेगा, ये निकलेगा μ0/2 और I/R, R की जगह L/ क्या कर देंगे पाई, तो ये तो पहला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये देखो यहाँ से डाल दो एंगल, इधर भी 45 है, इधर भी 45 है, ये A/2 है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड B वाले पॉइंट पर आएगा μ0/4 पाई I/, ये डिस्टेंस है A/2 है, क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2 है, और ये आएगा 2 sin 45 आएगा, और इंटू 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये देखो ये कितना मिल जाएगा 1/√2 है, तो 4 2 8, μ0/4 पाई, ये आएगा 8√2 I/, आ जाएगा। और A की जगह क्या रख दोगे L/4 रख दोगे, तो L/4 रख दो इसको, ये B वाले पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, चाहो तो इसको सॉल्व भी कर दो 4 से, तो ये आएगा μ0/पाई
और ये आया 8√2i अपॉन एल, हो गया कि नहीं हो गया। ये बी वाले पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड है ना, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका 4th आ रहा है इसमें। दोनों के फील्ड पता होने चाहिए और बाकी आर और ए निकाल लो, बात खत्म हो गई। ठीक, ये तरीका है। उसके बाद 47 देख लो, क्वेश्चन नंबर है 47। टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज बी नॉट। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज बी ए बी सी। अच्छा, द वैल्यू ऑफ बी सी अपॉन बी ए इज, ठीक है ना, वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें देखो फॉर्मूला सीधा सीधा लगाना है। सेंटर का फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2i अपॉन आर, और एक्सिस पे जाओगे तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2i आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ये कैंसिल, आई से आई कैंसिल, क्या मिलेगा, बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन आर की पावर 3। अब आप x की जगह यहाँ पे r रख दो, आंसर आ जाएगा। x की जगह क्या प्लेस कर दोगे बताओ, r, तो ये 2r स्क्वायर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा BC अपॉन BA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√2 अपॉन 1 आ जाएगा। पावर 3/2 लगी है ना, तो 2√2 आएगा। ठीक, ये वैल्यू। इसके बाद आइए 48। टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर विद वन ओवर द अदर, O is at the common point for the two. The wires carry current I1 and I2 respectively. Point P is lying at the distance D from O along the direction perpendicular to the plane containing the wires. ठीक है ना, the magnetic field at the point P will be, ठीक है ना, ये कह रहा है कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये पूछ रहा है। दो आइडेंटिकल लॉन्ग वायर्स हैं, AOB है और COD राइट एंगल पे रखे हैं, है ना, इस तरीके से रखे हुए हैं। ये एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, ठीक है ना, राइट एंगल पे रखे हैं। एक AOB है और एक आपका COD है। ठीक, वन अनदर द अबव सच दैट O इज देयर कॉमन पॉइंट फॉर द टू। द वायर्स कैरी I1 एंड I2 करंट। इसमें मान लो I1 करंट है और इस वाले में I2 करंट है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, द पॉइंट P इज लाइंग एट द डिस्टेंस D फ्रॉम O अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स, द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एट द पॉइंट P। एक पॉइंट P है, इन दोनों से ऊपर है, यहाँ कहीं है, देखो ऊपर। अब उसका हमें फील्ड लेना है, क्या होगा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर जो फील्ड है वो हमको लेना है, क्या होगा। तो वहाँ पर देखो दो फील्ड आएंगे, एक B1 आएगा इस वाली वायर का, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 2, और I1 अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस मान लो उसकी दे रखी है D, और दूसरे वाले की क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2, और ये आएगा I2/D आ जाएगा। I2/D की नहीं आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। तो भाई देखो 3D के हिसाब से सोचो ना, पॉइंट देखो यहाँ सामने है, एक वायर ऐसे जा रही है, एक में करंट ऐसे जा रहा है, तो एक का जब पकड़ोगे ना तो फील्ड ऐसे आएगा नीचे की तरफ, और दूसरे का अगर तुमने पकड़ा नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका फील्ड इधर आएगा। मतलब दोनों जो फील्ड हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होंगे, दोनों का रिजल्टेंट फील्ड निकाल देना ये। तो यहाँ से B कितना आ जाएगा बताओ, √of B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक का क्या आ जाएगा बताओ, B1 आ जाएगा, दूसरे का B2 आ जाएगा, √of B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। हो गया। अगला देखो 49 क्या हुआ, If two parallel current carrying conductor 1 meter apart in vacuum are placed such that each carry current 1 ampere, then there is a force of, है ना, फोर्स पूछ रहा है। तो देखो F/L का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 I1 I2 अपॉन D होता है। तो F/L क्या हो गया, 2 × 10⁻⁻⁷। I1 I2 कितना है बताओ, 1 करंट ईच है,
डिस्टेंस भी 1 है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक, ये डेफिनेशन भी होती है 1 एम्पियर की। ठीक है, यहाँ से 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी निकालते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट 50 वाला देख लीजिए क्या कह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन, एक इन्होंने डायग्राम दिया है ऐसे, ये देखो दिया है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे। ठीक, करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ए 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सिस्टम एंड द डायमीटर ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर। लूप का डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 5 है और ये भी हमारा 5 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस सिस्टम का, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सिस्टम, क्या होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इधर यहाँ पर क्या होगा, देखो इसका फील्ड क्या होगा, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, और इसका क्या होगा यहाँ से अंदर, ये देखो ऐसे घूमता है कि नहीं घूमता है। तो इसका जो फील्ड है इस वाले का जो फील्ड है यहाँ पर, ये कैसा होगा, इस वाले का जो फील्ड होगा इसमें वो होगा यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, और इस वाले का क्या होगा यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। अब ये सर्कुलर लूप का देख लो दोनों पार्ट का, तो सर्कुलर लूप का आ जाएगा μ0/4 और I/r आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4π10⁻⁷/4, और I कितना है 5 एम्पियर है, R है 5 सेंटीमीटर -2, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है बताओ, है ये 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आएगा पाई इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा, है ना, पाई इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा इसमें। और उसके बाद जो है आगे इसमें वैल्यू ले लेनी है, एक पार्ट का निकला है दूसरे पार्ट का भी निकाल करके दोनों को अपने को ऐड कर देना है, ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। इसका करंट देखो उल्टा है, इसका ऐड हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस वाले पार्ट का लिया, जितना इस पार्ट का होगा उतना इस पार्ट का हो जाएगा, दोनों का सेम होगा। और इन दोनों का फील्ड ले लो, इन दोनों का फील्ड ले लो, इसका भी बाहर आएगा इसका भी बाहर आएगा, तो अगर वो मान लो B' है तो ये आ जाएगा μ0/2π I/, है ना, R आ जाएगा। इसको रख करके दोनों को आप क्या करेंगे बताओ, डायरेक्शन के साथ ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये चीज़ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। तो ये आपका जो है डिस्कशन हो गया, बाकी अगर कोई डाउट होता है तो क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके, चलिए।